हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, दिसंबर 2023 में पेपर 1 यूजीसी नेट में भाई साहब लगभग 7 दिसंबर से 19 दिसंबर तक बहुत सारे शिफ्ट हुए हैं और उन सब शिफ्ट में पेपर 1 तो कॉमन होता है। तो पेपर 1 में पूछे गए जो सारे सवाल हैं मैं एक एक करके आज से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के करवाने जा रहा हूं। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। टीचिंग एप्टीट्यूड के जितने भी सवाल पूछे गए हैं आपके दिसंबर 2023 वाले शिफ्ट में, 7 दिसंबर 8 दिसंबर है ना, ये सारे जितने भी दिसंबर में शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए, हम एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन आज करेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। अभी आगे डिटेल में बताता हूं कैसे मिलेगा, है ना जी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे सिर्फ और सिर्फ किसके, सर दिसंबर 2023 में, मतलब इससे पहले वाला जो एग्जाम हुआ था ना उसके सारे शिफ्ट के सवाल होंगे। ठीक है, शुरू करें, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, मजे से करना है और ये क्वेश्चन किया तो आपको बहुत इंपैक्टफुल लगेगा क्योंकि आपके रिसेंट में पूछे गए सवाल है। ठीक है जी, चलिए आइए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, हाँ तो ये मैं पीडीएफ कह रहा था, ये पीडीएफ में कहां डाल दूंगा जी, ये पीडीएफ जो है आपको ये देखिएगा नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है ना, वहां मैं इसको पुट कर दूंगा। ठीक है जी, ये देखिए ये जो क्या है, ये नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, मैं उसको वहां डाल दूंगा, आप इसको जरूर से वहां डाउनलोड करिएगा। हो सके तो आप फिर उसको एक बार रिवाइज करके फिर से बना लीजिएगा, 2 बार कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम के टाइम में एक बार रिवीजन लगा लीजिएगा। मैं बोलता हूं फिर इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। जो पूछा गया सवाल है, जो पूछा गया क्वेश्चन है, वो अगर आप देख लेंगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा और पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर भैया एग्जाम में फोड़ के आओगे। ठीक है जी, चलिए और उसके साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हैं, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा नेट वाला भैया ऐप भी है, आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे बहुत सारे फ्री कंटेंट है, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, पेपर 1 को कोर्स लेना तो 499 में अवेलेबल है विद मॉक टेस्ट, सारे मॉक टेस्ट आपको वहां मिल जाएंगे। पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स के दोनों का बैच लेना है तो 9 महीने के लिए आपको 1200 रुपए मिल जा रहा है, प्लस वीडियोस वगैरह सब कुछ, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ, रिवीजन सब कुछ। तो आज हम क्या करने वाले हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023 में पूछे गए हैं, शुरुआत करें उसकी। आइए सर, 6 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है, क्या क्या सवाल है आइए देखते हैं उसको। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या कह रहा है, कह रहा है which of the following are the components of pedagogical analysis of teaching and learning। तो टीचिंग लर्निंग का एक मेथड होता है पेडागोगी, इसको पेडागोगी बोलते हैं, जो उसमें बच्चे लोगों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि पेडागोगिकल एनालिसिस के लिए जब हम पेडागोगिकल एनालिसिस करते हैं तो टीचिंग लर्निंग में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो आइए देखते हैं, बच्चे लोगों को पढ़ाना होता है तो हमें क्या किस किस कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या बोला, ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन। 100% जब आप टीचिंग कर रहे हो, जब आप टीचिंग में पढ़ा रहे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चों को क्यों पढ़ाना है, क्या पढ़ाएंगे तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, तो ये चीज डिसाइड करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन, जो बहुत बहुत जरूरी है। तो 1 नंबर तो होगा इसका आंसर। सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल, दूसरा भी होगा कि हम किस मेथड के थ्रू क्या करें, बच्चे को पढ़ाएं। तीसरा कंटेंट एनालिसिस, ये भी होगा भाई साहब। कंटेंट एनालिसिस करने का मतलब है कि आप कंटेंट को देखें कि मेरा कंटेंट कैसा हो जिससे बच्चे को इजीली समझ में आ जाए। और सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइस, मतलब आप इवैल्यूएशन करें, मतलब आप टेस्ट वगैरह लें तो आप कैसे लें, किस डिवाइस के थ्रू आप टेस्ट लेना पसंद करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे टेस्ट लेंगे आप। तो यानी कि चारों के चारों ऑप्शंस जो इसके बिल्कुल सही है, क्योंकि जब पेडागोगिकल एनालिसिस होता है, जब टीचिंग की एनालिसिस होती है तो ये चारों चीजें होनी जरूरी है। तो ऑप्शन हो गया ए बी सी और डी। अब देखिएगा मैंने हिंदी भी दे रखा है, इसको हिंदी में दिक्कत है ना, वो इसको मैं क्लियरली मैंने हिंदी भी मेंशन कर रखा है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आंसर हो गया थर्ड, ए बी सी एंड डी। सॉरी, नेक्स्ट चलें। हाँ सर, आइए नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है भैया इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग द टीचर गिव्स अप द ट्रेडिशनल डिसीजन मेकिंग रूल एंड चूज
इंस्टीड ऑफ रोल फैसिलिटेटर हु फोकस ऑन स्टूडेंट्स फीलिंग। तो भाई साहब ये कह रहा है कि टीचर सेंटर लर्निंग में, पहले ये समझो टीचर सेंटर लर्निंग क्या होता है। टीचर सेंटर लर्निंग में टीचर फोकस किस पर था, टीचर पर। टीचर जो कहेगा बस आपको उस बात को मानना पड़ेगा। लेकिन यहां कह रहा है कि भैया आपको स्टूडेंट की फीलिंग को ध्यान में रखा जाता है, नहीं, वो ध्यान रखा जाता है स्टूडेंट सेंटर लर्निंग में। तो पहला क्या सर, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्या कह रहा है, शिक्षक केंद्रित, हिंदी में बात करूं तो कह रहा है शिक्षक केंद्रित अधिगम में शिक्षक परंपरागत निर्णयन भूमिका को छोड़ देता है और एक सुविधा प्रदाता की भूमिका का वर्णन करता है जो विद्यार्थियों को की भावनाओं पर फोकस करता है। तो विद्यार्थियों की भावनाओं पर फोकस टीचर सेंटर नहीं, लर्नर सेंटर कहता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई साहब। दूसरा स्टेटमेंट देखें, कह रहा है लर्नर सेंटर्ड मेथड the teacher attempts to see the world as the student see it, creating that atmosphere empathetic communication। 110% सही बात है, क्योंकि लर्नर सेंटर की बात करें तो लर्नर का पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखा जाता है। लर्नर जैसे देखता है टीचर उनकी बात को वैसे समझने की कोशिश करता है। तो पहला तो गलत है, दूसरा सही है, यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट पे चलें। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, आइए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि भाई साहब द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल, क्या बोल रहा है, द एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल येट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू प्रॉब्लम और क्वेश्चन इज नॉन एज कन्वर्जेंट थिंकिंग। अरे भाई साहब ये इसको बोलता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्या बोल रहा है कि जब हम किसी चीज को जनरेट कर रहे हैं, एबिलिटी टू जनरेट अनयूजुअल थिंग्स को, जो एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करे प्रॉब्लम या क्वेश्चंस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कॉन्सेप्चुअल की बात कर रहा है ना, ये बात। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेस दैट आर बेस्ड प्राइमरीली ऑन नॉलेज और लॉजिक इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। सर इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। तो ये क्या है, ये दोनों अपोजिट लिखा गया है, यानी कि दोनों इनकरेक्ट है। अब आप देखो इसको क्या क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्वेश्चंस बोलो, थिंकिंग बोलो, एक ही बात है। तो जेपी गिलफोर्ड ने 1950 में ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। डाइवर्जेंट मतलब होता है क्वालिटेटिव बात, ठीक है, मतलब डाइवर्जेंट के कहने मतलब आपका ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, और कन्वर्जेंट मतलब होता है क्वांटिटेटिव बात, मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, या फैक्ट बेस्ड थिंकिंग बोलते हैं इसको। ये देखो, कन्वर्जेंट क्वेश्चन एनकरेज द स्टूडेंट टू ब्रिंग आइडियाज एंड नॉलेज फ्रॉम टू और मोर फील्ड, सिंथेसाइज एंड जनरेट ए कॉमन लॉजिकल कंक्लूजन। तो ये किसका है, आपका कन्वर्जेंट का। यहां देखो क्या बोल रहा है, ये देखो नॉलेज और लॉजिक को डाइवर्जेंट थिंकिंग बोल रहा है। मैंने क्या बोला, ये है कन्वर्जेंट। क्या है, कन्वर्जन। तो ऑपोजिट कर दिया गया है। अब कन्वर्जन क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं ये, क्वांटिटेटिव मतलब फैक्ट बेस्ड बात होगी, है ना, और डाइवर्जेंट होता है क्वालिटेटिव, ठीक है। मैंने ऊपर शायद उल्टा कह दिया था, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि डाइवर्जेंट जो है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ओपन एंड क्वेश्चन होता है जहां पे आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन कन्वर्जेंट में क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होता है, क्लोज एंडेड थिंकिंग होती है। इट मींस कि आप जो फैक्ट बेस्ड है, ऑलरेडी डिसाइडेड क्वेश्चन है, आप उसको देखते हैं, ठीक है जी। चले अब आगे बढ़े, आगे बढ़िए। कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया गया है, एक को असर्शन दूसरा को रीजन माना गया है, बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या गड़बड़ है। चलिए क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। कह रहा है ए नो टेस्ट प्रोवाइड अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड स्किल्स। 110%। देखो परफेक्शन तो किसी टेस्ट में नहीं आएगा, आप कितना भी टेस्ट दे लो, आप कह रहे हो, वही कह रहा है कि परफेक्शन पूरा नहीं आएगा, है ना, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। तो कह रहा है नो टेस्ट प्रोवाइड ए परफेक्ट पिक्चर, पूरा परफेक्ट पिक्चर नहीं देगा किसी भी स्टूडेंट की एबिलिटी और स्किल्स का। तो रीजन क्या कह रहा है, अ टेस्ट इज ओनली वन स्मॉल सैंपल ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस। 110% कि स्टूडेंट के जो परफॉर्मेंस है उसका स्मॉल सैंपल हो सकता है क्या, टेस्ट। तो ए तो सही है, आर भी सही है, मतलब असर्शन जो कह रहा है उसी को रीजन भी डिफाइन कर रहा है, दोनों एक दूसरे को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 1, ए नंबर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आए सर, बिल्कुल आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कह रहा है, कह रहा है एन एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन दैट एडवोकेट्स द एप्लीकेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेचुरल साइंसेस to the study of social reality and beyond refers to।
तो सर इसमें पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, जिसको हम लोग इंटरप्रेटिज्म भी कहते हैं, इसकी बात कर रहा है। पॉजिटिविज्म का मतलब साइंस को सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, तो और पोस्ट पॉजिटिविज्म मतलब कहता है कि सोशल साइंस को साइंस में कभी अप्लाई नहीं किया जा सकता। और यही नेचुरल साइंस मतलब सोशल साइंस की बात कर रहा है, जिसकी बात क्या कह रहा है, ये पॉजिटिविज्म का बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पॉजिटिविज्म का बात कर रहा है। ठीक है, ये शायद रिसर्च का क्वेश्चन है, एक आ गया था इसमें। चलो अब 6 दिसंबर के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन, मॉर्निंग का हो गया खत्म, इवनिंग पे आते हैं। 6 दिसंबर इवनिंग में क्या पूछा, देखो ध्यान से दो, क्या कह रहा है, कह रहा है द मेमोरी फॉर द जनरल नॉलेज, क्या बोल रहा है, मेमोरी फॉर द जनरल नॉलेज एंड फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड एज वेल एज मेमोरी फॉर रूल्स ऑफ लॉजिक दैट आर यूज्ड टू डिड्यूस द फैक्ट इज नॉन एज। तो देखो कह रहा है जो जनरल नॉलेज के लिए मेमोरी है, फैक्ट बताता है वर्ल्ड के बारे में, है ना, या रूल्स ऑफ लॉजिक वाला बात बोलता है, तो उसको कौन सा मेमोरी बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब सेमेंटिक मेमोरी। कौन सा मेमोरी बोलते हैं, सेमेंटिक। जो फैक्ट्स फिगर की बात करता है वो सेमेंटिक मेमोरी है। देखो ये ह्यूमन मेमोरी के बारे में डिटेल में बताया गया है। ह्यूमन मेमोरी 3 तरह की होती है, एक सेंसरी मेमोरी जो विद इन अ सेकंड हमको चीजें याद रहती है, भूल जाते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो 1 मिनट तक हमको कोई भी चीज याद रहता है ना, फिर भूल जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको लाइफ टाइम मेमोरी कहते हैं। एक होता है एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक होता है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी कॉन्शियस नेचर की होती है और इम्प्लिसिट मेमोरी अनकॉन्शियस नेचर की होती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है डिक्लेरेटिव, इसी का पार्ट है डिक्लेरेटिव मेमोरी, जो फैक्ट्स इवेंट्स के लिए होता है। डिक्लेरेटिव का 2 पार्ट है, एपिसोडिक और सेमेंटिक मेमोरी। अब देखो कोई ऐसी मेमोरीज जो होती हैं हमको ना किसी इवेंट्स या एक्सपीरियंस के बेस पर याद रहता है कि भाई यार वहां उस इवेंट में गए थे ना, वो मजा आ गया था वहां आगे जाके, उस बेस पर हमको याद रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी। और उसी का अपोजिट है कि हम कोई फैक्ट या कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमेंटिक मेमोरी। देखो यही चीज कह रहा है, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट जनरल नॉलेज की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, सेमेंटिक मेमोरी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है ये ध्यान देते हैं। कह रहा है कार्ल रोजर्स इज ए प्रोपोनेंट ऑफ नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग। देखो कार्ल रोजर्स ने नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग को दिया है, अभी आगे उसको पढ़ेंगे। दूसरा, तो एक तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या है, रोजर एक्सटेंड्स टू एजुकेशन हिज व्यू ऑफ थेरेपी एज ए मोड ऑफ लर्निंग। तो उन्होंने अपनी एजुकेशन को जो क्या बताया कि एक थेरेपी है जो मोड ऑफ लर्निंग होगा, ये भी बात बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों का दोनों सही है। अब आगे देखो कैसे सही है। ठीक है, ये देखो कार्ल रोजर्स भाई साहब, चश्मिश वाले भाई साहब आपको दिख रहे हैं 1902 से 1987 तक, 2 में जन्म, 87 में डेथ हुआ था। बेस्ट नॉन फॉर इज नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। किसके लिए, ये नॉन डायरेक्टिव अप्रोच के लिए जाने जानते हैं। टू ट्रीटमेंट नॉन एज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, जो ट्रीटमेंट करते थे इनका नाम था क्या, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल्ली फंक्शन पर्सन। ठीक है, पोस्ट सेंटर्ड थेरेपी बोला गया इसको, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। तो ये थेरेपी इन्होंने डेवलप किया, उसी की बात ऊपर कह रहे थे। क्या कहता है, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी विच इज आल्सो नोन एज क्लाइंट सेंटर्ड नॉन डायरेक्टिव और रोजियन थेरेपी। रोजर्स चैलेंज्ड बिलीव दैट the clients cannot understand and resolve their own problems with the direct help from experts. He questioned focused on problem rather than people therapy. तो भाई साहब इनको ये इनका मानना था, सबसे पहले तो इनको 3 तरह की चीज बोला गया, क्या, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी, ये रोजियरन थेरेपी, है ना, ये 3 थेरेपी है। और इन्होंने ये चैलेंज किया, इन्होंने बिलीव किया कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एक्सपर्ट के साथ बैठे हुए, तो उसको क्वेश्चन किया जाना चाहिए, तब वो जाके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये बात इन्होंने कही। तो ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पे आपका मेंशन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। देखिए थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कह रहा है लर्निंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। लर्निंग क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट की तरह। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक बोलते हैं ना, सामाजिक ये की तरह। ठीक है, कि लर्न कर रहे हैं कोई चीज, तो हम सामाजिक निर्मिति, अधिगम को सामाजिक निर्मिति के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है, समाज के लिए। सोशल कंस्ट्रक्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ सोशली डिजायर्ड बिहेवियर। 110%। जब तो समाज के प्रति डिजायर्ड बिहेवियर हो, तभी उसका डेवलपमेंट सोशल कंस्ट्रक्ट को माना जा सकता है, उसका कैरेक्टराइज। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 नंबर आएगा। चलिए अब चलें सर, बिल्कुल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्या कह रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर दूं, आइए सर बड़ा कर दीजिए। अब देखिए
सबसे पहला बोला भैया डोमेन, टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या उसके कंपोनेंट क्या है डोमेन्स के, उसकी चर्चा करनी है। चारों जो है वो आपका दिया गया ऑप्शन में और इसकी बात करनी है, ठीक है। तो प्लानिंग और प्रिपरेशन किस में जाएगा जी? प्लानिंग और प्रिपरेशन क्या कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स? नहीं सर, ये किस में जाएगा? प्लानिंग प्रिपरेशन क्या है सर? ये जाएगा एस्टेब्लिश ए कल्चर फॉर लर्निंग, ये लर्निंग का कल्चर एस्टेब्लिश करना ही क्या प्लानिंग और प्रिपरेशन है। उसके बाद बात करें तो बी इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या जाएगा? क्या रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग? नहीं सर, सेटिंग इंस्ट्रक्शन आउटकम, यस इंस्ट्रक्शन जाएगा इंस्ट्रक्शंस के आउटकम को सेट करने में। क्लासरूम एनवायरनमेंट जाएगा भाई साहब इसमें कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स, क्लासरूम एनवायरनमेंट में हम स्टूडेंट्स के से कम्युनिकेट करने का काम करते हैं। और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जाएगा रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग। तो यानी क्या ए का 2 हो गया भाई साहब, बी का 4, सी का 1, डी का 3, यानी कि थर्ड नंबर आंसर क्या हो गया? थर्ड नंबर आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलें, आ जाइए सर क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। एक अच्छा टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है? टेस्ट मतलब वो सुई इंजेक्शन वाला टेस्ट नहीं, यहाँ इवैल्यूएशन ऑफ टेस्ट की बात कर रही है, ये टीचिंग की बात किया जा रहा है, ठीक है। चलो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बायसनेस फ्री होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए, डायग्नोस्टिसिटी होना चाहिए बिल्कुल, और प्रैक्टिसबिलिटी होना चाहिए। पांचों के पांचों फैक्टर जो है आपके एक अच्छे गुड टेस्ट में होना चाहिए। तो आंसर क्या है? बी, यानी कि सेकंड नंबर। चलो इसमें तो कुछ खता ही नहीं। अब आ जाओ 7 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट। 7 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में क्या क्या चीजें, आइए देखते हैं। कह रहा है द लर्निंग इन विच न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड बट इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड अंटिल रीइंफोर्समेंट इज नॉन एज। भाई साहब इसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। देखो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वो लर्निंग होती है जब हम ऑब्जर्व करके चीजों को सीखते हैं, और सोशल लर्निंग वो होती है जब हम समाज से कुछ चीजें सीखते हैं। मॉरल मतलब जो हम क्या कहते हैं इसको, एथिक्स के बेसिस पर सीखते हैं, है ना, जो हमारा नैतिकतापूर्ण लर्निंग होती है उसको हम लोग मॉरल लर्निंग बोलते हैं। बात आ गई लेटेंट लर्निंग की, तो वो लर्निंग होता है जहां हम नया बिहेवियर तो एक्वायर करते हैं बट उसको डेमोन्स्ट्रेट तब तक नहीं करते जब तक वो रीइंफोर्स ना हो जाए, ठीक है, ये बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। क्या बोलते हैं? लेटेंट लर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है टीचर वांट्स टू असेस द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। टीचर क्या करना चाहता है? और स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को असेस करना चाहता है। एंड वांट्स टू गिव इमीडिएट फीडबैक, और एक इमीडिएट फीडबैक देना चाहता है। विच सॉफ्टवेयर यू विल सेलेक्ट फॉर द असेसमेंट। देखो टीचर के परफॉर्मेंस, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और उन सॉफ्टवेयर में से यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर हैं जो आपको चुनना है कि भैया कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो एक तो कहूट है जो आपका इवैल्यूएशन के लिए, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, जहां इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा, और दूसरा क्विज है, बाकी तीनों नहीं है। तो बी और ए और ई, यानी कि 4 नंबर आंसर होगा। देखो यहाँ पे एक कहूट है ना, और एक क्विज, ठीक है, ये है। बाकी और भी ये सारे हैं, लेकिन ये सारा उसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो बताइएगा। चलिए अब कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए, क्या क्या देखिए। एज पर द डिवेज विजन ऑफ लर्निंग, क्या बोल रहा है? एज पर द डिवेज विजन ऑफ लर्निंग, ठीक है, द लर्नर शुड डेमोन्स्ट्रेट देयर नॉलेज थ्रू द क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन। क्या बोल रहा है? बिल्कुल सही बात है। तो पहला कह रहा है डीवे के विजन के अनुसार लर्नर्स को क्या करना चाहिए? डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए उसके नॉलेज को क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन से। 110%। कह रहा है पियागे, अकॉर्डिंग टू पियागे, पियागे की थ्योरी होती है ना, कंडीशनल लर्निंग हमने पढ़ा है, तो लर्निंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ लर्नर। ये बोल रहा है इंडिपेंडेंट स्टेज है। तो पहला तो बिल्कुल सही कह रहा है भैया, दूसरा इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, क्योंकि पियागे ने कहा है हर स्टेज में आके बच्चा सीखता है और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। आओ देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है, यानी कि 3rd नंबर। ये देखो, ये देखो, देखो जॉन डीवे ने क्या कहा कि प्रोबेबली मोस्ट फेमस हिज रोल इन व्हाट कॉल्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो जॉन डीवे ने प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करी, बिल्कुल सही बात कहा है यहाँ इन्होंने। जब प्रैग्मेटिज्म की बात भी इन्होंने कही है, आप इसको एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। John Dewey felt same idea was true for teachers and that teachers and students must learn together। तो इन्होंने बोला कि भैया जो आइडिया पर मैंने दिया, वो आइडिया जो है किसका सर? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, वो टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए दोनों है, और दोनों को इससे लर्न करना चाहिए।
अब ये देखो, ये पियागे की थ्योरी है। पियागे की थ्योरी 4 स्टेज में है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो अगर हम बात करें एज रेंज में, तो उन्होंने 4 एज रेंज बना दिया है, 4 स्टेज बना दिए। पहला एज जो जन्म से लेकर 2 साल तक के लिए है, ये इनको बोला गया सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा जो प्री ऑपरेशनल जो 2 से 7 साल के लिए और 7 से 11 साल के लिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फॉर्मल ऑपरेशनल कहा गया 11 साल और उसके बाद वाले को। तो पहला स्टेज जो था, जो आपका सेंसरी मोटर है, उसमें बोला गया कि भैया हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, रिकॉग्निशन होता है। रिकॉग्निशन किस चीज है? रिकॉग्निशन ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट एंड एक्ट इंटेंशनली। उसके बाद बिगिन टू यूज लैंग्वेज, यहाँ 2 से 7 साल में हम लैंग्वेज यूज करना सीख जाते हैं। साइलेंट मतलब आपको सिंगल चीजें बहुत अच्छा पसंद आने लगती है, क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट बाय सिंगल फीचर। और कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आप लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं, रिकॉग्नाइज कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स, मास, वेट, ये सबको ध्यान में देते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशनल में आप क्या करते हैं सर? लॉजिकल थिंकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस, है ना, हाइपोथेसिस और टेस्ट यहाँ दोनों करना शुरू कर देते हैं। तो ये देख रहे हो, तो ये 4 स्टेज की बात करिए जो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखें, आ जाओ। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया, क्या है? द नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग नर्चर्स द स्टूडेंट रादर देन कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। तो क्या बोल रहा है ये? कह रहा है जो नॉन डायरेक्टिव मॉडल है टीचिंग का, वो नर्चर्स करता है स्टूडेंट्स रादर देन कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग। वो बोलता है सीक्वेंस ऑफ कंट्रोलिंग को ये करने के अलावा मॉडल ऑफ टीचिंग नॉन डायरेक्टिव जो है वो नर्चर्स करता है, किसको? स्टूडेंट को। हिंदी में देखें, अध्यापन के गैर निर्देशात्मक निर्देश में अधिगम के अनुक्रम को नियंत्रित करने के बजाय विद्यार्थियों को प्रशिक्षित विकसित किया जाता है। बात तो बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें क्या गलत है? दूसरा कह रहा है द नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग, द टीचर्स रोल इज दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर who has counseling relationships with the students and who guides their growth and development। तो भैया नॉन डायरेक्टिव मॉडल में जो नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग है क्या, वो पढ़ेंगे हम लोग। पहले अब ये जान लो कि नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग है जहां पे क्या है, टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होता है, जो काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, किसका? स्टूडेंट का, और गाइड करते हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। आ जाओ, ठीक है। नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग, जहां कोई भी डायरेक्शन का बात नहीं हो, निर्देश का बात नहीं हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, नॉन डायरेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग में क्या कि भैया टीचर सिर्फ गाइड करता है ना, कोई निर्देश नहीं देता है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कर रहा है? चार्लोट डेनियल्सन, नया मॉडल है फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग। चार्लोट डेनियल्सन फ्रेमवर्क फॉर टीचिंग क्या कह रहा है? याद देखिएगा, द डोमेन ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। देखो इसका जो चार्लोट डेनियल्सन है ना, चार्लोट डेनियल्सन का आपका 4 फ्रेमवर्क है, तो 4 डोमेन है। कौन कौन सा? आइए पहले इसको देखते हैं, समझते हैं। ये देखिए 4 डोमेन है। डोमेन 1 प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, डोमेन 2 क्लासरूम एनवायरनमेंट, डोमेन 3 इंस्ट्रक्शन और डोमेन 4 प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पूछा किसका है? प्लानिंग और प्रिपरेशन का। देखो किसका पूछा है? प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, ठीक है। अब देखो प्लानिंग और प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें आती है? तो ऑर्गेनाइजेशनल फिजिकल स्पेस इन द क्लासरूम है क्या? सर नहीं है, देखिए कहीं भी नहीं है, नहीं है ना। क्या है? तो ये सर ये सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम है इसमें 100%। डिजाइनिंग स्टूडेंट असेसमेंट ये भी है। डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड पेडागोगी ये भी है, और डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ रिसोर्सेस ये भी है। तो यानी कि BCD यानी कि 3rd नंबर। अब देखो इसको ध्यान से पढ़ो, मैं आपको समझा देता हूं। प्लानिंग एंड प्रिपरेशन में क्या क्या है? सर डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड पेडागोगी, देखो था उसमें। दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज एंड ऑफ स्टूडेंट ये भी था। सेटिंग इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स था। डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज ऑफ रिसोर्सेज भी था। कोहेरेंट इंस्ट्रक्शन और स्टूडेंट असेसमेंट ये अलग से है। तो ये 6 डोमेन 1 में प्लानिंग और प्रिपरेशन में ये 6 आपके क्या है सर? 6 आपके कंटेंट है, 6 आपके इसके दिए गए फ्रेमवर्क है ना, याद रखिएगा। डोमेन 2 में क्या है? क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जिसमें 5 चीजें हैं। क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट फॉर रिस्पेक्ट एंड रैपोर्ट एंड एस्टेब्लिशिंग ए कल्चर ऑफ लर्निंग, मैनेजिंग क्लासरूम प्रोसीजर्स, मैनेजिंग स्टूडेंट बिहेवियर, ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल स्पेस। तो देखो जब ये पूछ दिया गया डोमेन 1, तो ये डेफिनेट रहो कि डैनियल में ये 2nd और 3rd 4 पूछा जाएगा, ये बात याद रख लेना। 3rd में क्या है? 3rd है कम्युनिकेटिंग विद स्टूडेंट्स यूजिंग क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग टेक्निक्स, engaging students in learning,
यूजिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन और डेमोन्स्ट्रेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। तो CEAUD, CEAUD, CU सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड EUD है ना, याद रखना। प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डोमेन 4 है और यहाँ चीज इसमें आती है रिफ्लेक्टिंग ऑन टीचिंग, मेंटेनिंग एक्यूरेट रिकॉर्ड, कम्युनिकेटिंग विद फैमिलीज है ना, पार्टिसिपेटिंग इन प्रोफेशनल कम्युनिटी, ग्रोइंग एंड डेवलपिंग प्रोफेशनली, शोइंग प्रोफेशनलिज्म। तो भाई साहब एक डोमेन से पूछा गया, किससे, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन से, मैच कर गया। अब आपको 4 डोमेन है, इसको याद करना है, VVI है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, चलते हैं 7 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट में। क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए। क्या, इन राउंड रॉबिन कोऑपरेटिंग लर्निंग स्ट्रेटजी, क्या बोल रहा है, राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, स्टूडेंट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और कंप्लीट अ टास्क। भाई साहब ये तो नहीं है, पहले हम आप इसको समझने के लिए पहले समझते हैं राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव टेक्नोलॉजी क्या है। आ जाओ देखो ध्यान से, कह रहा राउंड रॉबिन एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी है जो इन्वॉल्व करता है स्टूडेंट को ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए किसी भी टॉपिक ऑन अ टॉपिक विदाउट एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग और इलेबोरेटिंग देयर आइडियाज। तो बोल रहा भाई साहब एक टॉपिक दे दिया जाता है, एक लर्निंग, ऐसी लर्निंग स्ट्रेटजी जिसमें एक स्टूडेंट को टॉपिक दिया जाता है बिना कुछ एक्सप्लेन किए हुए, बिना कुछ क्वेश्चंस, बिना कुछ आइडियाज को इलेबोरेट करते हुए, और उसको बोला जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। A student take turns sharing their response with a word, phrase or short statement, or the process continues until the students have to chance to speak। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसा चीज में क्या होता है, स्टूडेंट अपना शॉर्ट यू टर्न ले लेते हैं, मतलब कोई छोटा सा स्टेटमेंट बोल दिया, कोई वर्ड कर दिया, कोई फ्रेज कर दिया और बोल के निकल लिया, ठीक है। ये वाला काम हो जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी में। अब क्या होगा, बोला ये तब तक चलेगा जब तक हर एक बच्चा जो उसमें इन्वॉल्व है वो काम ना कर ले। अब देखो इसका कुछ स्टेप्स है, आ जाओ। कह रहा है here are the some steps for implementing राउंड रॉबिन स्ट्रेटजी। क्या होता है, देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब ये राउंड रॉबिन स्ट्रेटजी इसलिए कहा गया, इसमें क्या होता है ना, जब हम ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप बना के जब हम क्लास वो डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो होता क्या है कि एक टॉपिक दे दिया, अब उसमें बिना कुछ एक्सप्लेन किए हुए, बिना कुछ क्वेश्चंस किए हुए, बिना कुछ एलोबरेट किए हुए कि क्या आइडिया है, कैसे है, बोला बोल, बच्चा लोग को बोला बोलो। अब बच्चा लोग क्या करेगा, बच्चा लोग क्या करता है, खुद बोलना शुरू करता है, थोड़ा बहुत बोलता है फिर पास, थोड़ा बहुत बोलता है फिर पास, और वैसे तब तक चलता है जब तक सारे लोग कुछ ना कुछ बोल दें, और देन फिर टीचर उसको समझाने की कोशिश करता है। तो अब देखो कुछ स्टेप्स हैं। पहला क्या है, चूज अ टॉपिक और क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन, ठीक है। सबसे पहले ये कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसपे करना है उसके लिए टॉपिक चूज करना है या फिर क्वेश्चन करना है। अरेंज डेस्क अरेंज करना है सो दैट स्टूडेंट्स कैन फ्लो स्मूथली थ्रू द डिस्कशन कर सके। असाइन ए लीडर टू ईच ग्रुप, हर ग्रुप का एक लीडर होना चाहिए। देखो ये ग्रुप डिस्कशंस की बात कर रहा है। प्रोवाइड ईच ग्रुप विद अ शीट टू राइट डाउन देयर आइडियाज, और हर ग्रुप को एक शीट देना है जिसमें वो आइडियाज लिख सके। सेट अ टाइमर फॉर टॉपिक डिस्कशन, टाइमर सेट कर देना। एट द एंड ऑफ टाइम ईच ग्रुप मस्ट प्रेजेंट देयर आइडियाज। तो भाई साहब राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग कुछ भी नहीं है, ग्रुप डिस्कशंस का पार्ट है और उसका प्रोसेस को बता दिया गया, ठीक है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग को लेकर है कि इंडिविजुअल टॉपिक को लेकर है। अब हम यहाँ आए हैं सर, आइए यहाँ क्या कह रहा है, राउंड रॉबिन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर। टुगेदर तो नहीं करता है भाई, अलग अलग इंडिविजुअल अपना ये होता है, कोई कंप्लीट या गोल टास्क को कंप्लीट करने के लिए, तो ये तो गलत हो गया। इन ए ग्रुप इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी स्टूडेंट टेक टर्न शेयरिंग देयर आइडिया थॉट सॉल्यूशन विद इन देयर ग्रुप। ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। चल तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चले, आइए सर क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है इन विच द स्ट्रेटजी ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स आर सेपरेटेड इनटू इनर एंड आउटर सर्कल। इनर आउटर सर्कल में क्या हुआ भैया, बाहर की ओर और आउटर सर्कल की ओर। इन इनर सर्कल स्टूडेंट्स हैव डिस्कशंस एंड स्टूडेंट्स इन द आउटर सर्कल लिसन टू द डिस्कशंस। भाई साहब बोल रहा है इनर सर्कल में स्टूडेंट क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और आउटर सर्कल में सुनेंगे उस डिस्कशन को, ठीक है। एक स्ट्रेटजी, ठीक है, एक ऐसी स्ट्रेटजी जहां पे कुछ स्टूडेंट जो होंगे इनर सर्कल में होंगे, कुछ स्टूडेंट होंगे आउटर सर्कल में। इनर सर्कल वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और आउटर सर्कल वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, उस डिस्कशन को सुनेंगे। उसको कौन सी स्ट्रेटजी बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिश बॉल। फिश बॉल एक बॉल हुआ, ठीक है, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये डिस्कशन कर रहे हैं और ये इनर सर्कल में, सर्कल के अंदर है, और सर्कल के बाहर वाले यहाँ 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 ऐसे ऐसे कुछ लोग बैठे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, इस डिस्कशन को सुन रहे हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं फिश बॉल स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं, फिश बॉल स्ट्रेटजी। चलो
क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए सर, आइए बिल्कुल आइए, क्या दिक्कत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। अब इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल जो है वो क्या क्या है वो आपको बताना है, ठीक है जी। चलिए देखें, आइए। सेल्फ अवेयरनेस मॉडल इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। गैगनी का इंफॉर्मेशन मॉडल, जीरोम्स ब्रूनर मॉडल और स्क्रमैन मॉडल, ठीक है। ये तीन मॉडल जो हैं वो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, सी और डी, ठीक है। चलो 8 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया, आइए देखते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। गिवन क्या बोल रहा है, दो स्टेटमेंट है। द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग, क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर परफॉर्मेंस, हर प्रीवियस परफॉर्मेंस कॉल्ड इप्सैटिव असेसमेंट। 100% सही बात है कि भैया, अब सेल्फ असेसमेंट इसको बोलते हैं कि भैया हम पिछला बार देखेंगे स्टूडेंट क्या काम किया था और अभी कंपेयर के देख रहे हैं कि उसके बिहाफ पर अभी का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इप्सैटिव। ये बिल्कुल सही है। ऑथेंटिक असेसमेंट, क्या बोल रहा है, ऑथेंटिक असेसमेंट आर असेसमेंट प्रोसीजर्स that test skill and abilities as they would be applied in the real life situations। 100% सही बात है, यही होता है ऑथेंटिक असेसमेंट, जहां पे असेसमेंट प्रोसीजर लगाते हैं जो टेस्ट करता है हमारी स्किल्स और एबिलिटीज को, जिसको हम रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए, तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। क्या है, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप्स और सब टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। भाई साहब, टाइप और सब टाइप क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी का, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सब कुछ था, याद है जी सर, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का पार्ट चारों है, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक और सेमेंटिक, चारों ABCD यानी कि 4 नंबर। देखो ये देखो, ये लॉन्ग टर्म था, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, देखो डिक्लेरेटिव भी है, एपिसोडिक भी है, सेमेंटिक भी है और प्रोसीजरल भी है, चारों है ना जी सर। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following are the learners related factors that influence learning। ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लर्नर रिलेटेड है, लर्नर से और जो इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, है ना। तो सबसे पहला फैक्टर क्या बोल, लर्नर्स का लेवल ऑफ एस्पिरेशन और अचीवमेंट मोटिवेशन। 100% लर्नर जिस हिसाब से अभिप्रेरणा लेगा या मोटिवेट रहेगा उसी हिसाब से उसकी स्टडी भी होगी। अगर वो हमेशा मोटिवेट रहेगा तो हमेशा अच्छे तरीके से वो चीजों को सीख पाएगा, तो ये तो है, ठीक है। बी, लर्नर्स का रेडीनेस और विल पावर, विल पावर जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी, तो ये भी है। बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर होना चाहिए, ये भी है। लर्नर का फिजिकल और मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट और फिजिकल हेल्थ, भाई कि अगर आपका मान लो पेट दर्द कर रहा है, आप पढ़ पाओगे नहीं पढ़ पाओगे, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो आप लर्नर से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद है पर्सनालिटी ट्रेट एंड बिहेवियर ऑफ टीचर, टीचर के बिहेवियर से क्या मतलब है हमको, है ना, तो ई से कोई मतलब नहीं है, तो ABCD यानी कि सेकंड नंबर हो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताना नहीं ना, नहीं कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अभी बहुत क्वेश्चन है। नॉलेज इज अराइव्ड एट थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स प्रोवाइड द बेसिस ऑफ फॉर लॉ, दिस प्रिंसिपल इज नॉन एज। सर इसको इंडक्टिविज्म बोलते हैं। देखो बोला नॉलेज अराइव किया गया किसके लिए, थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट, फैक्ट को गैदर करने के लिए जो प्रोवाइड करते हैं बेसिस फॉर लॉ, मतलब कोई भी चीज थ्योरी बनाने की बात करी जा रही है और थ्योरी बनाने की बात इंडक्टिविज्म ही कहलाता है। क्योंकि कोई भी फैक्ट, देखो फैक्ट देख के बहुत बच्चा यहाँ डिडक्टिविज्म कर देगा, लेकिन यहां बोल रहा है कि हम फैक्ट को गैदर कर रहे हैं कोई थ्योरी बनाने के लिए। जब कोई थ्योरी बनाने, कोई कानून बनाने के लिए किया जा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, इंडक्टिविज्म है, ठीक है, ध्यान रखना। क्योंकि डिडक्टिविज्म में हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, बनाते नहीं है। डिडक्टिव में हम थ्योरी को टेस्ट करते हैं, इंडक्टिव में थ्योरी को बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 8 दिसंबर के इवनिंग शिफ्ट की। आइए 8 दिसंबर का इवनिंग शिफ्ट क्या कहता है, a teacher believe that he or she can reach even the most difficult student and help them learn is called। तो बोल रहा है टीचर को ये बिलीव है कि ही और सी मतलब लड़का या लड़की कोई भी कैन रीच, वो रीच पहुंच सकता है मोस्ट डिफिकल्ट स्टूडेंट तक और उसकी हेल्प कर सकता है सीखने में। उसको बोलते हैं टीचर का सेंस ऑफ इफिकेसी। क्या बोलते हैं, टीचर की सेंस प्रभाव, उत्पादकता का भाव, यानी कि ये 3rd नंबर, ठीक है। चले चलें आइए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फ्लिप आईसीटी टूल। फ्लिप आईसीटी टूल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, अलाउ यूजर टू रिकॉर्ड एंड शेयर शॉर्ट वीडियो रिस्पॉन्स। बिल्कुल आईसीटी टूल फ्लिप
तो वो क्या करता है, रिकॉर्ड करने के लिए और वीडियो रिस्पॉन्स को ये करने के लिए करता है, बिल्कुल सही। फ्लिप आइसोलेटर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर वीडियो डिस्कशंस एंड प्रेजेंटेशंस, 110%, दोनों का दोनों सही स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट चलें, आई गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, क्या कह रहा है, इन जिक्सॉ each student in a group is expected to specialize in one aspect of learning task। तो जिक्सॉ में बोल रहा है समूह के प्रत्येक विद्यार्थी से अधिगम कार्य के किसी एक पक्ष में विशेषज्ञता की आशा की जा सकती है। तो इसमें क्या गलत है, सही है सर, बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, एक्सपेक्टेशन तो होता ही है, ठीक है। दूसरा, द मेजर फोकस ऑफ द ग्रुप इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी इज ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंक्वायरी स्किल्स, ये भी बात बिल्कुल सही है कि मेजर फोकस जो है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन स्ट्रेटजी का क्या रहता है कि आप डेवलपमेंट कर सकें इंक्वायरी स्किल्स का। क्लियर है जी सर, तो दोनों का दोनों सही है, यानी फर्स्ट नंबर। अब आइए 24 नंबर में क्या कह रहा है, इम्प्लिसिट मेमोरी रेफर्स टू द इंटेंशनल और कॉन्शियस रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि गलत है, सर बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनकॉन्शियस बात करता है इम्प्लिसिट, क्या अनकॉन्शियस। एक्सप्लिसिट मेमोरी रेफर्स टू द मेमोरी पीपल आर नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ बट दैट कैन अफेक्ट देयर सब्सिक्वेंट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। तो ये भी बिल्कुल गलत है, दोनों अपोजिट बात कर रहा है, दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। आओ देखो इसको समझो क्या होता है, क्या बोल रहा है, explicit memory are those experience and information that you have consciously think about to remember। मतलब explicit memory वो मेमोरी होती है जब किसी एक्सपीरियंस को आपको याद करना पड़ता है, मेमोराइज किया, बोलते हैं ना हम लोग कि अरे यार क्या था क्या था क्या था क्या था, अच्छा 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 हाँ हाँ ये था, उसको एक्सप्लिसिट मेमोरी बोलते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी रेफर्स टू द नॉलेज यू रिमेंबर अनकॉन्शियसली एफर्टलेसली, मतलब वो मेमोरी जिसको आप आराम से कर ले, अरे उस दिन का बात ओहो कभी भूल ही नहीं सकते यार, है ना, वो वाली मेमोरी को इम्प्लिसिट मेमोरी बोलते हैं, जिसको आप विद इन अ सेकेंड अपने दिमाग में लेके आ सकते हैं, अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में आ जाता है वो पल, वो जो बेहतरीन आपके पल होंगे ना किसी स्पेशल फ्रेंड के साथ, वो वाला पल इम्प्लिसिट मेमोरी। और जो एक्सप्लिसिट मेमोरी है उसको याद करना पड़ेगा, जो चली गई छोड़ के हैं उसका। चलो दोनों का दोनों क्या है, इसमें इनकरेक्ट है, ये बात याद रखना। चलो स्कमन मॉडल्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ टीचिंग मॉडल। भाई साहब इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल। अभी तो बात किया था ना ऊपर, स्कमन मॉडल्स था, अब तो दो और मॉडल थे जो इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल था, ठीक है। क्या कह रहा है, SC Humans models is an instructional design model that focuses on the creative interactive learning environment। किसके लिए, लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएटिव बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, यूजिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, मीडिया और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को यूज करते हुए। इट इज ए कंसीडर्ड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल, इसको इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल कंसीडर किया गया है। चलो अब 11 दिसंबर पे चलते हैं। 8 दिसंबर के बाद 3 दिन छुट्टी था, 9 छुट्टी था, अब 11 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ माइंड मैपिंग। बोला कौन सा बेनिफिट नहीं है माइंड मैपिंग का। देखो माइंड मैपिंग वो चीज होती है जब आप किसी चीज को याद करते हो मैप करने के लिए, है ना, जब कोई चीज आपको लर्न करना होता है तो वहां पे वो हेल्प करता है। कह रहा है इंप्रूव मेमोरी रिटेंशन 100%, एनहांसिंग क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिल्कुल सही, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, ये स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, हाँ ठीक है बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माइंड मैपिंग करते हैं तो हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और एंजाइटी जा सकती है। मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, भाई साहब इजी करने के लिए होता है, मेकिंग इंफॉर्मेशन मोर इजी टू कॉम्प्रिहेंड, तो ये तो नहीं होगा 4 नंबर। चलो which of the following are not the characteristics of adolescent learner। adult learner होते हैं, adolescent learners होते हैं। adolescent मतलब युवा वाला एकदम यंग, और adult मतलब थोड़ा बड़ा वाला। तो जब यंग वाला की बात करी जाती है ना तो उसमें बहुत सारी चीजें कमी रहती है। क्या क्या है आओ देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, which are no characteristics, नहीं है, कौन सा नहीं है, क्या दे हैव यूनिफॉर्मिटी इन देयर फिजिकल डेवलपमेंट। यूनिफॉर्मिटी फिजिकल डेवलपमेंट का एडोलसेंट में नहीं होता है, एडल्ट में होता है। और दे हैव स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये भी इसमें नहीं होता है, तो ये दोनों ए और बी नहीं होगा। फिर क्या, दे ऑफन एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स तो ये इसका है, एडोलसेंट का है, तो ये गलत है यहाँ के लिए। दे हैव हाई होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ देयर फ्यूचर, हाँ ये भी बिल्कुल गलत है, इसके लिए ये होगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, सी और डी जो है वो एडोलसेंट का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे हैव इंक्रीज पीयर ग्रुप प्रेशर्स, ये भी है। तो यहाँ तीनों, यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, ए और बी जो है वो एडल्ट लर्नर का है, इसका नहीं है, तो ए और बी किसमें, यानी 4 नंबर में, यही होगा आपका आंसर। देखो क्या बोल रहा है, अब इसको पढ़िएगा।
एडोल्सेंट लर्नर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या है? इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी होता है, हाई अचीवमेंट के लिए होता है, एक्टिव लर्निंग के लिए होता है ना, पीयर इंटरेक्शन होता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, रेलेवेंस होता है, हाई ह्यूमर होता है, इंडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, सेल्फ कॉन्सिस्टेंस, फिजिकल ग्रोथ के बाद और यूनिक एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग नहीं है? ठीक है, टू हेल्प स्टूडेंट्स बिकम बेटर थिंकर्स, तो भैया ये तो है, इसमें क्या दिक्कत है? टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एबिलिटी अमंग स्टूडेंट्स, ये भी है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है कि भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी लेके आना स्टूडेंट्स के बीच में, तो क्या है? ये तो है। टू फॉलो अ रिजिड टीचिंग प्लान, भाई साहब रिजिड टीचिंग प्लान को फॉलो करना भाई साहब कभी भी ये ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग नहीं हो सकता। ये टू हेल्प लर्नर, ये एडजस्ट परसेप्शन टू रियलिटी, अटेन हार्मोनी बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग है। थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलें सर। बिल्कुल चलिए, आइए। क्या रहा है? एडुपजल इज अ टूल यूज्ड फॉर माइंड मैपिंग इन एजुकेशन। नहीं सर, एडपजल तो नहीं था माइंड मैपिंग के लिए, है ना। माइंड मिस्टर इज अ टूल फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव वीडियोस इन एजुकेशन, नहीं ये भी नहीं, ये भी दोनों का दोनों फॉल्स है। क्या है? दोनों का दोनों फॉल्स है। चलो 11 दिसंबर का इवनिंग शिफ्ट, 11 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट में क्या है? आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले पूछा इवैल्यूएशन, टीचिंग का इवैल्यूएशन की बात किया गया, उसको ये क्या करना है? मैच करना है उसके फंक्शन के काम से। तो सबसे पहला अगर हम बात करें प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है जब एंट्री बिहेवियर को चेक करने के लिए, इसके लिए एंट्री बिहेवियर को चेक करने, एक का थर्ड। सर एक का थर्ड एक ही में है तो आंसर तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन फिर भी देख लो। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है कि भैया आप क्या कर सको बीच में फीडबैक देने के लिए, नहीं फॉर्मेटिव इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए इसको बोलते हैं, जहां हम क्या चेक करते हैं? बच्चों की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं पढ़ाते पढ़ा ड्यूरिंग टीचिंग। ठीक है, बात समझ में आई? ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है ना, इसको बोलते हैं क्या? असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो आ जाओ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहां जाएगा जी? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जाएगा टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस, लर्निंग के प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैंने बोला ना पढ़ाने के दौरान, तो देख लो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या है भाई साहब? समेटिव इवैल्यूएशन होता है जब लास्ट में एकदम फाइनल टेस्ट होता है, जिसमें इसको बोलता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव, असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव। तो असेसमेंट टू सर्टिफाई द लर्नर एंड, ये देखो ये सर्टिफाई द लर्नर, ये हो गया। और डायग्नोस्टिक टू नो द अंडरलाइंग कोर्स वीकनेस इन द स्टूडेंट्स, इसमें तो आंसर हो गया 4 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 31 चलें, आ जाओ। रिसर्च सजेस्ट दैट, देखो तो यहां देख के लोग बोलेंगे रिसर्च है ना, ये देखो भाई आगे देखो। रिसर्च सजेस्ट दैट अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स चीट एट सम पॉइंट्स इन देयर एकेडमिक करियर। रिसर्च क्या सजेस्ट करता है कि एकेडमिक करियर में हर स्टूडेंट क्या करता है? चीट तो करता ही करता है। क्लियर है बात जी? Which one of the following is not a recommendation to reduce cheating in the classroom? वो कौन सा रिकमेंडेशन नहीं है? तो पहला है कि भैया encourage collaboration with the peers, peers के साथ आप encourage करें on assignment to provide necessarily support and decrease anxiety, तो ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा है reduce the focus on grades। कह रहा है आपको क्या करना है कि आप ये करिए, जो ग्रेड लाना है उसको उसका फोकस कम कर दीजिए, कि उसको घटा दीजिए। ऐसा थोड़ी है, हम पढ़ रहे हैं तो हम ये सोचेंगे मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लाए, हम ये क्यों सोचेंगे कि भाई मेरा ग्रेड सी से ए से सी हो जाए, ऐसा तो नहीं है। प्रोवाइड द मटेरियल फॉर स्टूडेंट्स विच विद दे मस्ट बी फैमिलियर, और उसको ये नहीं, ये गलत है। चलो यही होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेशन रिड्यूस चीटिंग। चीटिंग को रिड्यूस करने के लिए ये काम नहीं कर सकते कि हम ग्रेड को ही कम करें, मतलब हमको नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? फर्स्ट नहीं हो पा रहे तो हम फेल हो जाएं, यही कहने का तो यही मतलब बता रहा है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट चलें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 में चलते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एडोलसेंट क्या है? गिवन बिलो अ ट्रू स्टेटमेंट, एडोलसेंट टेंड्स टू हाई सेल्फ अवेयर एंड हैव अ क्लियर सेंस ऑफ देयर आइडेंटिटी। क्या बिल्कुल सही है या गलत है? क्या है सर? बिल्कुल गलत है। उसको होता है, एडोलसेंट टेंड्स टू हाई सेल्फ अवेयर होता है नहीं, एडोलसेंट हाई सेल्फ अवेयर नहीं होता है, और उसको क्लियर सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं होती है। ये एडल्ट लर्नर के लिए है, तो ये गलत हो गया। Adolescents tend to develop ability to see the relationships and to solve problem increasing complexity with difficulty। तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जो किशोर संबंधों को देखने की बढ़ती जटिलता और कठिनाई की समस्याओं का समाधान की क्षमता विकसित करने हेतु अभिमुख होते हैं। ये तो बात सही है, वो लोग जितना फाइट करने का स्पिरिट रखता है ना, कोई नहीं रखता है। तो पहला गलत, दूसरा सही, यानी कि 4th नंबर।
क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, नहीं इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर नहीं करना है, ये तो गलत है। एडिक्वेटिंग रिसोर्सेज इन टेक्नोलॉजी, हाँ ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपको एडिक्वेट रिसोर्स होने चाहिए और टेक्नोलॉजी हो चाहिए ताकि आप टीचिंग को इफेक्टिव करा सकें। तो ये 33 का दूसरा। आ जाओ अब है 34 नंबर। 34 नंबर क्या है आइए देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है जी सर। तो सबसे पहले बात करें ए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है सर, एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक कोर्स है, एक तरह का असेसमेंट कोर्स है जो आपको कहीं भी असेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, थर्ड असेसिंग कोर्स मटेरियल एंड असाइनमेंट एनी टाइम एनी वेयर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या हो जाएगा जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा कि आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, सेशंस डिस्कशंस कर रहे हैं कहाँ, रिमोट लोकेशन से। डिस्कशन फोरम क्या हो जाएगा सर, डिस्कशन फोरम हो जाएगा जहां पे आप कोलैबोरेट कर रहे हैं पीयर के साथ, अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं और पर्सपेक्टिव्स बता रहे हैं। ऑनलाइन असेसमेंट फॉर्म्स हो जाएगा रिसीव इंस्टेंट फीडबैक, जैसे क्विज और असेसमेंट्स का आपको परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है तो ऑनलाइन असेसमेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अभी मैंने बात किया था ना कहूट का, वो इसी की बात है, ठीक है। तो ए का हो गया भाई साहब थर्ड, बी का हो गया 4, सी का 1, डी का 2, यानी कि थर्ड नंबर चले जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, आ जाओ। 35 नंबर क्या कह रहा है ध्यान से, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। बोला है पॉजिटिव स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का एग्जांपल नहीं है, तो क्या नहीं है देखते हैं। टीचर हु पनिश स्टूडेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, ये तो गलत है। टीचर ऐसा, अगर जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और उसके लिए अगर टीचर उसको पनिश कर रहा है तो ये तो भाई साहब टीचर का फॉल्ट है, तो ये तो गड़बड़ है। तो एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव टीचर का ये एग्जाम्पल नहीं है, एक ए हो जाएगा। चलो तो जिसमें ए नहीं है उसको काट दें, तो ये और ये गया, ठीक है, आ जाओ। और डी कॉमन है तो डी देखेंगे नहीं, सी पढ़ लेते हैं, बी और सी पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो अ टीचर हु प्रोवाइड स्टूडेंट विद पॉजिटिव फीडबैक, अ टीचर हु प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक एंड, तो भाई साहब ये तो गलत बात नहीं है, तो सही बात है, तो इसके लिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये एग्जांपल बोला है पॉजिटिव टीचर नहीं होने का, तो ये तो पॉजिटिव टीचर होने का एग्जांपल है। नेक्स्ट है टीचर हु फोस्टर ओपन कम्युनिकेशन, जब ओपन कम्युनिकेशन करने के लिए टीचर राजी है तो ये गलत कैसे हो सकता है, तो ये तो इसके लिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछा है स्टूडेंट रिलेशनशिप टीचर के साथ नहीं है। अ टीचर हु ह्यूमिलेट, बाप रे ये गलत, ये इसमें सही हो जाएगा क्योंकि ये टीचर का रिलेशन नहीं है। तो ए और डी, ए डी किसमें, ये सेकंड नंबर, ए डी और ई भी गलत हो जाएगा। अ टीचर हु इग्नोर्स द नीड एंड कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट, भाई साहब ये सब गलत इंपैक्ट है, नेगेटिव एग्जांपल्स हैं, पॉजिटिव टीचर और स्टूडेंट रिलेशन के एग्जांपल नहीं है, ठीक है। कौन, ए डी और ई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग वो लर्निंग होता है जहां हम कोलैबोरेट करके, जैसे टीम इंडिया अगर काम करती है तो कोलैबोरेट करके एक दूसरे से कोलैबोरेट करके काम करती है, ठीक है। आ जाओ देखो क्या कह रहा है, ध्यान देना। कह रहा है टीचर असाइंस इंडिविजुअली रीडिंग असाइनमेंट एंड स्टूडेंट टेक नोट्स, नहीं तो ये भी, ये कोऑपरेटिव लर्निंग है। अ टीचर गिव्स अ लेक्चर ऑन अ टॉपिक एंड स्टूडेंट टेक नोट्स, ये भी इंडिविजुअली, ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग है। अ टीचर असाइन होमवर्क फॉर स्टूडेंट्स कंप्लीट इंडिपेंडेंटली, तो ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग है। अ टीचर असाइंस अ ग्रुप प्रोजेक्ट एंड स्टूडेंट वर्क टुगेदर डू रिसर्च एंड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स, इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। ये देखो कोलैबोरेटिव लर्निंग की बात अगर करें तो देखो, कोऑपरेशन की बात करें तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात आ जाएगा, इंडिविजुअल की बात आएगा, और अगर कोलैबोरेशन की बात आ जा रहा है तो टीम स्पिरिट की बात आ जाएगी। याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन में हबड़ाओ तो कोऑपरेशन को याद रखना कि हम मैच जो खेल रहे हैं वो क्या खेल रहे हैं, आपका लूडो खेल रहे हैं या फिर चेस खेल रहे हैं, जिसमें दो प्लेयर अपना इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर रहा है, ये चेस वाला में इंडिपेंडेंट रोल। और यहाँ पे 11 इंसान हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन एक दूसरे के बिना वो जीत नहीं पाएंगे। तो कोलैबोरेशन मींस क्रिकेट टीम और कोऑपरेशन मींस चेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। तो सर टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन का पोटेंशियल ड्रॉबैक पूछा है ना, ड्रॉबैक क्या है आओ देखते हैं। इट कैन बी मोर एंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स, तो ये तो ड्रॉबैक थोड़ी है ना, ये ड्रॉबैक नहीं है, ये तो अच्छा चीज है कि इंटरेक्टिंग और एंगेजिंग रहे,
ठीक है। इट कैन लिमिट अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। 100% यही है इसका ड्रॉबैक कि भाई साहब वो लिमिट कर देता है। जो टीचर सेंटर इंस्ट्रक्शन होते हैं वहां टीचर क्या करता है, अपना बात सिर्फ समझा देता है और बात खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स को पूछने, सवाल पूछने का, ये करने का ऑप्शंस बहुत कम देता है। तो वहां क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज लिमिट हो जाती है। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट चले, आइए सर 12 दिसंबर इवनिंग का शिफ्ट को देखते हैं क्या कह रहा है। At which stage of cognitive development adolescent can think, reason and analyze beyond the realism of concrete experiences। तो देखो ये बात कर रहा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का, जहां पे वो सोच सकता है और थिंक कर सकता है, रीजन दे सकता है और बियॉन्ड रियलिज्म जा सकता है। मतलब यहां हम बात करें तो हाइपोथेसिस क्रिएट करके उसका एक टेस्ट को लगा सकता है। ये है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। 4 स्टेज की बात करी थी, सेंसरी मोटर, प्रोफेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो यहाँ पे 11 साल के बाद बच्चा क्या कर सकता है, थ्योरेटिकल और हाइपोथेटिकल काउंटरफेटिव फैक्चुअल थिंकिंग डेवलप कर सकता है, यहाँ लॉजिक और रीजनिंग दे सकता है। ये देखो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में मिस्टर जैक्सन सॉरी क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, मिस्टर जैक्सन वांट्स टू क्रिएट अ मल्टीमीडिया लेसन ऑन द सोलर सिस्टम फॉर हिज स्टूडेंट्स। In this context, which of the following tools would be the most suitable? तो इसके लिए जो मल्टीमीडिया लेसन है उसके लिए अगर वो क्या करना चाहते हैं, सोलर सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए नियरपोड जो है वो बेस्ट है। नियरपोड क्या है, एक फ्री वेबसाइट है और ऐप है जहां से टीचर्स यूज कर सकते हैं इंटरैक्टिव स्लाइड बेस्ड लेसन्स फॉर स्टूडेंट्स। और लेसन कैन इंक्लूड वीडियोस, लेसन में वीडियोस हो सकता है, पोल्स हो सकता है, क्विज हो सकता है, कोलैबोरेटिव बोर्ड्स हो सकते हैं, 3D मॉडल्स हो सकते हैं। तो टीचर्स को गेमिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं जहां लर्नर मोर एंगेज होता है। तो नियरपोड एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फ्री है। क्या है, फ्री है। क्लियर है, तो इसके लिए ये यूज हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए सर। A relationship in which a less experienced learner acquires knowledge and skills under the guidance of expert is known as। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, बौद्धिक क्षमता वाला, जहां पे एक ऐसा रिलेशनशिप जहां लेस एक्सपीरियंस लर्नर को एक्वायर करना होता है नॉलेज। मान लो जो एकदम बेसिक भी नॉलेज नहीं किसी को, और उसको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा किसी के गाइडेंस में। तो अप्रेंटिसशिप ही होती है कॉग्निटिव बौद्धिक अप्रेंटिसशिप होती है, जहां पे कोई एक्सपर्ट जो उसको सिखा रहा होता है, कोई टीचर्स जो है उसको बता रहा होता है कि भैया ये स्किल तुम्हें कमी है, ये चीज तुम सीख लो। ठीक है, चल नेक्स्ट चलें, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41, कह रहा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और टू एनहांस लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग मतलब समेटिव इवैल्यूएशन किस पे बेस्ड है, फीडबैक पर, जो लर्निंग को एनहांस करता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, गलत क्या है इसमें भैया। द गोल ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज टू प्रोवाइड समेटिव ग्रेड्स। देखो समेटिव ग्रेड्स देता है एट द एंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस। 110% बात सही है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब ही होता है कि पूरा जो साल जो तुमने पढ़ा उसका वहां आपको ग्रेड मिलेगा। आप पास करोगे तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल दोनों बात सही कह रहा है, यानी कि दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। चलो क्वेश्चन नंबर 42 आते हैं। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशनिज्म ऑफ मेंटल ऑपरेशन which law states that one idea leads to another। एक आइडिया अनदर को लीड करता है because in the past they have occurred together in terms of either time or space। तो ये कह रहा है एक आइडिया दूसरे को लीड करता है, क्यों, क्योंकि पास्ट में उसने कुछ ऐसा अकर किया है साथ साथ जो टाइम को लेकर या स्पेस को लेकर। इसको बोलता है द लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी। क्यों बोलते हैं भाई साहब, क्या होता है लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी, आइए देखते हैं। लॉ ऑफ कॉन्टिग्विटी क्या एक प्रिंसिपल है एसोसिएशन, किसमें, साइकोलॉजी में, जो स्टेट करता है कि कनेक्शन किसके बीच में, आइडियाज के बीच में, इवेंट्स के बीच में, अदर आइटम्स डिपेंड ऑन द प्रॉक्सिमिटी इन स्पेस और टाइम। किसके बीच में, स्पेस और टाइम के बीच में। और इसी की बात तो यहाँ टाइम और स्पेस की कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू थिंक ऑफ कप यू मे थिंक ऑफ अ सॉसर। If you think making coffee, you may then think drinking that coffee। बात तो सही है ना यार, कि आप अगर कोई चीज सोच रहे हो कि यार कॉफी में बना रहे हो, तो ये भी सोच सकते हो कि आप कॉफी
P भी है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्टिग्यूटी। लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है जिसको हम ग्रुपिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जिन्होंने गेस्टाल्ट ने दिया है, ठीक है, जो डिस्क्राइब करता है ह्यूमन आई परसीव को करने का, कहता है दैट आर क्लोज टुगेदर मोर रिलेटेड देन द एलिमेंट्स दैट आर फर्दर अपार्ट। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज इवन इफ द एलिमेंट्स डिफरेंट, अगर कोई डिफरेंट है कलर, शेप, साइज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स में, तब ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। बेसिक चीजें, दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। चलो 13 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का बात करते हैं। 13 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का बात करते हैं। आ जाओ। कह रहा है व्हेन अ पिन प्रिंग्स आवर फिंगर व्हेन वी विथड्रॉ द पिन। बोल रहा है जब कोई पिन हमारी उंगली में चुभती है तो हम पिन को हटा लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ये आपका रिफ्लेक्स एक्शंस। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स एक्शंस। कि भैया हमारे पास कोई, जैसे मान लो कोई चीज ऐसे गड़ा तो आपको दर्द हुआ तो आप हटा लिए ना, तो इसको बोलता है रिफ्लेक्स एक्शन। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ तो बताया जाए। कोई दिक्कत है सर? क्या ही दिक्कत रहेगा है ना। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा दो स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, पहला। दूसरा क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई साहब इन गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग students are encouraged to construct their understanding without assistance the teacher guided questions and direction। गलत बात है। गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग में टीचर का गाइडेंस जरूरी होता है, वहां पे गाइड किया जाता है किसमें? सर स्टूडेंट को गाइड किया जाता है, टीचर्स के द्वारा असिस्टेंस दिया जाता है। तो ये तो गलत है। पहला क्या है? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो लर्नर सेंटर अप्रोच है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला सही, दूसरा गलत, यानी कि थर्ड नंबर। चलो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्या कह रहा है? टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग आर मोर इफेक्टिव देन द लर्नर सेंटर्ड मेथड। क्या बात कर रहे हो यार? डीप लर्निंग प्रमोट करने के लिए लर्नर सेंटर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड मेथड जो है उसमें लर्नर फोकस करता है क्रिएटिव थिंकिंग पर, लर्नर फोकस करता है डीप एनालिसिस पर। तो ये सब चीज पर देखते हुए लर्नर सेंटर इंपॉर्टेंट है, तो भाई टीचर सेंटर तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लेक्चर सेंटर मेथड इन्वॉल्व्स यूज ऑफ ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स। दोनों अपोजिट बोल रहा है। लेक्चर सेंटर मेथड ओपन एंडेड नहीं है, क्लोज एंडेड है ना। लेक्चर में सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, बात खत्म। ठीक है, ये दोनों अपोजिट लिखा हुआ है, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलो कह रहा है 46 में देखिए। कह रहा है मिस्टर जॉनसन वांट्स टू क्रिएट अ माइंड मैप। क्या करना चाहता है? माइंड मैप क्रिएट करना चाहता है फॉर हिज स्टूडेंट्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्या करना चाह रहा है कि भैया वो हेल्प करना चाह रहा है माइंड मैप करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड बी मोस्ट सुटेबल। तो भैया इसके लिए माइंड मिस्टर है। क्या है? माइंड मिस्टर। देखो क्या कह रहा है। माइंड मिस्टर क्या है? एक ऑनलाइन माइंड मैपिंग टूल है जो अलाउ करता है यूजर को कि क्रिएट कर सके, शेयर कर सके, कोलैबोरेट कर सके ऑन माइंड मैप्स। देख रहे हो? माइंड मैप्स के लिए माइंड मैपिंग टूल माइंड मिस्टर। कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 बोला, 13 दिसंबर के इवनिंग शिफ्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे कह रहा है व्हिच एलिमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव लर्निंग टॉक्स अबाउट सिंक एंड स्विम टुगेदर। सिंक एंड स्विम फ्रेज यूज किया जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए। क्यों यूज किया जाता है? कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए यूज किया जाता है, जो क्या कह रहा है? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस को शो करता है। क्या? किसको? कोऑपरेटिव लर्निंग में पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे पर डिपेंडेंस की बात होती है। देखो कह रहा था फ्रेज थिंक एंड स्विम टुगेदर इज यूज्ड टू कोऑपरेटिव लर्निंग to describe the idea that a student's success is dependent on the success of their peers. This concept is based on positive interdependence. तो ये concept किस पे based है? Positive interdependence पे। देख लो which is one of the 5 basic elements of cooperative learning। तो 5 basic element है cooperative learning के, उस बेस पर ये positive interdependence है। पहला positive interdependence, पहला वाला क्या है एलिमेंट्स? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। दूसरा है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। तीसरा है प्रमोट फेस टू फेस इंटरेक्शन। चौथा है सोशल स्किल्स और पांचवा ग्रुप प्रोसेसिंग। तो 5 याद रख लेना, एक में पूछा गया, दूसरा कभी और पूछ लिया जा सकता है। चलिए सिंक एंड स्विम जो बात करता है वो किसका बात करता है? पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का बात करता है, बाकी और अलग अलग चीज का है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 क्या है भाई साहब?
कह रहा है which of the following are the characteristics of mental development of adolescence। adolescence जो है, जो किशोर अवस्था है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो भाई साहब सबसे पहले इंक्रीज्ड एबिलिटी टू जनरलाइज द फैक्ट्स। भाई साहब ये बिल्कुल सही फैक्ट्स है, क्योंकि यहाँ किशोर अवस्था में वो जनरलाइज करना चाहते हैं फैक्ट इंफॉर्मेशन को। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इमेजिनेशन, नहीं सर ये एडल्ट लर्निंग के किसके लिए है, हाँ डेवलपमेंट बोल रहा है, यहाँ थिंकिंग नहीं बात कर रहा है, लॉजिकल की बात नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। डिक्रीज एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्शन, डिक्रीज एबिलिटी नहीं सर ये तो गलत है। डिक्रीज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, डिक्रीमेंट नहीं होता है, कोई भी चीज का इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, ये ए बी और ई यानी कि सेकंड नंबर। चलिए कह रहा है इन विच अप्रोच द टीचर प्रेजेंट्स पजलिंग सिचुएशन, क्या बोल रहे ध्यान दो, कौन सा अप्रोच ऐसा है जिसमें टीचर प्रेजेंट करता है एक पजलिंग सिचुएशन एंड स्टूडेंट सॉल्व देयर प्रॉब्लम बाय गैदरिंग डेटा एंड टेस्टिंग देयर कंक्लूजन। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंक्वायरी लर्निंग। क्यों, क्योंकि यहां पे स्टूडेंट डेटा गैदर करता है, बहुत सारा सवाल करके इंक्वायरी करके टीचर से, और बहुत सारा पजलिंग सिचुएशन में टीचर को डाल देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या, इंक्वायरी लर्निंग। चलिए नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 50। आइए सर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो कह रहा है द लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर इंफॉर्मेशन टाइड इन अ पर्टिकुलर टाइम स्पेस स्पेशली मेमोरी ऑफ द इवेंट्स इन अ पर्सन्स लाइफ इज कॉल्ड इम्प्लिसिट मेमोरी। भाई साहब ये जो है क्या, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन टाइप करता है, ठीक है क्या, चलो इसको हिंदी में थोड़ा समझते हैं। कह रहा है विशेष समय और स्थान से संबंध सूचना है तो दीर्घकालीन स्मृति विशेषतः व्यक्तिगत के जीवन की घटनाओं की स्मृति जो है अंतर्निहित स्मृति कहलाती है। अंतर्निहित स्मृति ये वाला जो था एक्सप्लिसिट था, तो ये तो गलत हो जाएगा। The knowledge that we are not conscious of recalling but the influences our behavior or thought without our awareness is called episodic memory। नहीं सर इसको episodic memory नहीं कहते हैं। ये देखो दोनों को दोनों फॉलो है। अब देखो यहाँ देखो, ध्यान समझो, एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या हुआ जो हमारे एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसली रिवाइज करना, मतलब अगर आप थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, अच्छा 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 वो वाला ना, हाँ वो वाला ये वाला। और इम्प्लिसिट मेमोरी क्या हुआ, जो इजीली एफर्टलेसली आपके दिमाग में आ गया, ठीक है, जो कोई भी एक्सपीरियंस था, कोई कहीं गए थे किसी के साथ घूमने के लिए, वो याद आ गया, वाह 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 उस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं, नहीं ऐसा वाला। गिवन बुलेट टू स्टेटमेंट क्या दिया गया, देखो कैनवा इज एन ऑनलाइन टूल टू प्रिपेयर क्रिएटिव कंटेंट फॉर्म ऑफ पोस्टर इन्फोग्राफिक्स। बिल्कुल सही, कैनवा सर हम लोग अक्सर यूज करते हैं कैनवा का, है ना, तो ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है, एड पजल इज ऑनलाइन टूल यूज फॉर क्रिएटिंग इंटरैक्टिव वीडियोस। एड पजल जो है कि इंटरैक्टिव वीडियोस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए 14 दिसंबर का मॉर्निंग शिफ्ट, आइए इसको इसकी शुरुआत करते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड फॉर वर्चुअल लैब्स एंड सिमुलेशन। तो वर्चुअल लैब्स और सिमुलेशंस के लिए ये जो आपका टूल्स है वो उसको बोलते हैं फैक्ट इंटरैक्टिव सिमुलेशंस। चलो which of the following ड्राइविंग फोर्स फॉर स्टूडेंट कमिटमेंट, स्टूडेंट के कमिटमेंट के लिए कौन सा ड्राइविंग फोर्स होता है एंगेजमेंट और परसिस्टेंस के लिए। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का क्या मतलब हुआ कि स्टूडेंट खुद ही अपने आप में मोटिवेट रह के और अपना काम कर ले, तो उसको बोलते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स क्या है, मोटिवेशन, खुद में मोटिवेशन रहा खुद काम कर लोगे, याद रखो। चलो उसके बाद है 54, क्या कह रहा है, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। पहला कह रहा है पैसिव स्टाइल इज अ वे ऑफ डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोल रहा है, पैसिव स्टाइल क्या है, डील करने का कॉन्फ्लिक्ट के साथ में, ठीक है। चलो इन विच पीपल्स आर नॉन असर्टिव एंड सबमिसिव एंड डोंट लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट। ये बात बिल्कुल सही है, पैसिव स्टाइल तो इसी को बोलते हैं, ठीक है। कि क्या बोल रहा है, निष्क्रिय शैली द्वंद्व से निपटने का एक तरीका है जिसमें लोग अनिश्चयात्मक और विनम्र होते हैं और दूसरों को यह ज्ञान नहीं होने देते कि वे क्या चाहते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निष्क्रिय शैली, पैसिव स्टाइल। मैनिपुलेटिव स्टाइल इज अ वे ऑफ डीलिंग विद अ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच ट्राई टू गेट व्हाट दे वांट मेकिंग अदर्स फील गिल्टी फॉर देम। देखो पैसिव स्टाइल बोल रहा है कि भैया आपको पता भी नहीं चलने देगा कि सामने वाला क्या चाह रहा है, और जो मैनिपुलेटिव स्टाइल है उसमें मैनिपुलेट कर करके आपको परेशान कर देगा कि भैया हमको यही चाहिए, आप यही करो,
आपको ये बता देगा कि भैया आप गलत हो हम सही हैं, तो इसको बोलते हैं मैनिपुलेटिव स्टाइल। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि बोथ एक 1 और 2 आर करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। कह रहा विच फैक्टर प्ले क्रूशियल रोल इन क्रिएटिंग एन इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो भैया इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या क्रूशियल रोल है? तो टीचर्स का क्वालिफिकेशन, सर क्रूशियल में विच फैक्टर प्लेज एनवायरनमेंट के लिए, इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट के लिए नहीं, अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, ये आपका क्रूशियल रोल है। ठीक है, ये हो जाएगा। टीचर्स क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। चलो अब ये करते हैं। कह रहा है व्हेन स्टूडेंट्स हु हैव लर्न टू टाइप ऑन ए टाइपराइटर, क्या बोला, जब स्टूडेंट सीखता है किसमें, टाइप करना टाइपराइटर में, ट्रांसफर द स्किल टू टाइपिंग ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ नियर ट्रांसफर। बोल रहा है जब एक बंदा सीख रहा होता है टाइपराइटर पर टाइप करना का, तो भाई साहब और वो जब कंप्यूटर के कीबोर्ड में टाइप करने लगता है, अपना स्किल को ट्रांसफर करता है, तो उसका वो इसका एग्जांपल किसका एग्जांपल है, वो नियर ट्रांसफर का एग्जांपल है। किसका, नियर ट्रांसफर का। 14 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट, अब 2 शिफ्ट बटा होगा, एक 14 दिसंबर एक 19 दिसंबर। चलो which of the following types of assessment would be the most beneficial for assessing a student ability to debate। तो भाई साहब कह रहा है कौन सा असेसमेंट जो है मोस्ट बेनिफिशियल है असेसमेंट के लिए, एक स्टूडेंट की एबिलिटी को डिबेट करने के लिए। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या होगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट। परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना बहुत जरूरी है कि आपने क्या परफॉर्मेंस दिया। आप खुद टेस्ट देते हो तो आपका असेसमेंट करना होगा जरूरी कि भैया मैंने जो टेस्ट दिया कितना क्या हुआ, कैसे सही हुआ, उसको बोलते हैं एबिलिटी स्टूडेंट का एसेस करने का। ठीक है, चलो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 58 भाई साहब, एडमोडो क्या है, एक ऑनलाइन टूल है, हेल्प करता है टीचर्स को टू स्टे इन टच विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ टच रहने में, अपडेट शेयर करने में और कंटेंट डिस्कस करने में स्टूडेंट का प्रोग्रेस का। तो एडमोडो एक ऑनलाइन ऐप है जो टीचर्स यूज करते हैं। डियोलिंगो इज ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी बिल्कुल सही बात है, डियोलिंगो भी क्या है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ही है। चलो नेक्स्ट चलें, आ जाओ। कह रहा है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मेटाकॉग्निटिव नॉलेज इंक्लूड्स। भाई साहब देखो, अगर हम बात करें सेल्फ लर्निंग की, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का मतलब लर्नर्स खुद इंडिपेंडेंट है लर्निंग के लिए, है ना। इंडिपेंडेंट है मतलब सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है मतलब खुद सारा काम करता है। तो कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज होगा, उसको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड पे काम कर रहा होगा, फैक्चुअल नॉलेज भी होगा, प्रोसीजरल नॉलेज भी होगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो और प्रैक्टिकल नॉलेज हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग है, खुद से सीख रहा है। तो टेक्नोलॉजी तो किसी और से सीखनी पड़ती है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉलेज भी जो है किसी और से आता है। ठीक है, तो ए बी सी हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड नंबर, विच लर्निंग इन्वॉल्व द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट्स अप्रोच लर्निंग मटेरियल्स इन अ वे दैट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ द मटेरियल। कह रहा है किस अधिगम शैली में यह शामिल है कि विद्यार्थी एक हद तक अधिगम सामग्री को इस तरीके से देखते हैं कि उनमें सामग्री का अर्थ समझने में मदद मिलती है। तो उसको क्या बोलेंगे, डीप स्टाइल बोलेंगे, क्योंकि इंपल्सिव में तो तुरंत डिसीजन सरफेस नहीं होगा। रिफ्लेक्टिव होता है कि आपको कोई बोला और आप रिफ्लेक्ट करके, डीप स्टाइल में, डीप एनालिसिस में ही आप समझ सकते हैं किसी भी चीज का डेप्थ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें, आइए क्या कह रहा है। एन इकोनॉमिक्स टीचर वांट्स टू क्रिएट एन इन्फोग्राफिक्स टू एक्सप्लेन सप्लाई एंड डिमांड टू हर स्टूडेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड बी मोस्ट सुटेबल। बोल रहा है एक इकोनॉमिक टीचर है जो डिमांड सप्लाई को पढ़ाना चाहता है, समझाना चाहता है, तो कौन सा टूल होगा जो उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो कैनवा पे आप बना सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है नॉर्म रेफरेंसिंग इज यूज्ड टू इंटरप्रेट अ स्कोर ऑफ इंडिविजुअल बाय कंपेयरिंग इट विद इट दोज ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। तो नॉर्म रेफरेंस होता है क्या, सर नॉर्म रेफरेंस एक इवैल्यूएशन है टेस्ट का। ठीक है, जहां हम क्या करते हैं, जहां हम इंडिविजुअल टेस्टिंग को ध्यान में रखते हैं। इंडिविजुअल टेस्टिंग मतलब सर जहां पे हम परसेंटाइल स्कोर देखते हैं, ठीक है, रैंकिंग देखते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। जैसे नेट यूसी नेट में पहले परसेंटाइल और परसेंट दोनों आता है। परसेंट हो गया क्राइटेरिया, कितना परसेंट लाओगे तो तुम पास कर जाओगे, एग्जाम वगैरह में होता है ना वो। तो क्राइटेरिया रेफरेंस इज यूज्ड टू इंटरप्रेट द पर्सनस परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग इट टू सम स्पेसिफाइड बिहेवियरल डोमेन। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो क्राइटेरिया और नॉर्म में फर्क इतना है कि नॉर्म रेफरेंस जो होता है वो रैंकिंग बेस्ड होता है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखा जाता है। और क्राइटेरिया रेफरेंस में क्या होता है सर,
क्राइटेरिया रेफरेंस में क्राइटेरिया सेट किया जाता है, ठीक है, उस क्राइटेरिया के बेस पर हम जज करते हैं, ठीक है। चलो, तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। चलो देखा जाए, प्रोडक्शन है, बिल्कुल। अटेंशन है, बिल्कुल। सर आइडेंटिफिकेशन है, रिटेंशन और मोटिवेशन है, वही है। हाँ सर, यही है, ए बी डी और ई। चलो, वर्क मॉडल ऑफ लर्निंग, ए स्टैंड्स फॉर इसको बोलते हैं ऑरल। क्या बोलते हैं? ऑरल। तो वर्क मोड ऑफ लर्निंग में ए रिप्रेजेंट करता है ऑरल को। किसको? ऑरल को। लीजिए जी, ये हो गया आपका काम तमाम। टीचिंग के सारे जो हैं वो आपके दिसंबर 2023 का सारा शिफ्ट एंड हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत से समझ में आया होगा, और ये पीडीएफ में डाल दूंगा तो उसको एक बार फिर से बना लेना। यकीन मानो, इसके बाद आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। चलिए, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।